morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 7 और 8 जून के करंट अफेयर्स क्या है। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर एक बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। कोई भी हमारे चैनल पे अपडेट है, कोई भी सब्जेक्ट के लिए अगर कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ऑल्सो जो आज की क्लास का पीडीएफ है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप जाके उसे अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। वहां पर हमारे मॉक टेस्ट वगैरह, क्लास के पीडीएफ, चाहे वो इंग्लिश के हो, रीजनिंग के हो, क्वांट के हो, इन सब के पीडीएफ्स भी आपको इजीली अवेलेबल होंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर चेकआउट कीजिए। ओके, ऑल्सो ये हमारी वेबसाइट है test.ambitiousbaba.com जो सोनली मॉक टेस्ट के लिए है। यहाँ पर आपको बैंकिंग, एसएससीज, रेलवेज, जैब, कैब, पैरा 13 और इन सभी के मॉक टेस्ट मटेरियल्स मिलेंगे। आप इसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मॉक टेस्ट मटेरियल्स है जो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में आपको प्रिपेयर करने के लिए। ओके, और ये हमारा एक नया ऐप है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम जो क्वेश्चंस पढ़ाते हैं उसके अलावा भी आपको वहां पर डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, डेली एंड मंथली क्विजेस मिलेंगे और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको अलग अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे पहले क्वेश्चन के लिए। पहला सवाल, भारत ने 750 टाइगर्स खोए हैं पिछले 8 सालों में। किस स्टेट में मैक्सिमम कैजुअलिटीज ऑफ टाइगर्स रिपोर्ट की हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात या फिर ई हरियाणा। तो चलिए इसका आंसर इज सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने रिपोर्ट की है मैक्सिमम कैजुअलिटीज ऑफ 173 टाइगर्स। उससे पहले हम दो स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में निसर्गो नाम का एक साइक्लोन आया था जिसने काफी तबाही मचाई थी इन महाराष्ट्र एंड गुजरात को, और इसका नाम बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था। ओके, और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था 20 मई को जिसका नाम था अम्फान, जिसने काफी ज्यादा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई थी। ओके, तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। पहले हम बात करेंगे टाइगर्स। जैसे कि आप जानते हैं टाइगर्स एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो लगभग अब आप पिछले 8 सालों में 750 टाइगर्स ने अपनी जान गंवाई है ड्यू टू वेरियस रीजन, जिसमें इंक्लूड होता है पोचिंग, नेचुरल कॉजेज, और जिसमें मैक्सिमम जो जिस स्टेट ने रिपोर्ट किया वो है मध्य प्रदेश। ये ऑफिशियल डेटा की माने। तो चलिए जानते हैं कि जो 750 टाइगर्स मरे हैं उनमें क्या क्या रीजंस हैं। 369 नेचुरल कॉजेस से उनकी डेथ हुई है, 168 ड्यू टू पोचिंग में आपको बता दूं इलीगल है, लेकिन फिर भी कुछ हंटर्स टाइगर्स एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसके बाद भी पोचिंग करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके, विच इज इलीगल, चाहे वो स्मगलिंग रिलेटेड पर्पज हो या और कोई पर्सनल रीजंस हो। तो इसके कारण 168 टाइगर्स ने अपनी जान गंवाई है। 70 डेथ्स आर अंडर स्क्रूटनी, मतलब उन पर जांच चल रही है कि वेदर दे आर नेचुरल और अननेचुरल, और 42 ड्यू टू अननेचुरल रीजंस, जिसमें इंक्लूड किया जाता है एक्सीडेंट और कॉन्फ्लिक्ट इवेंट्स, मतलब चाहे सेल्फ डिफेंस में टाइगर को मारा गया हो या फिर और कोई रीजंस हो, या वो टाइगर पागल हो चुका हो और उसे काबू में लाने के लिए उसे मारना जरूरी था। तो ये सब रीजंस कुछ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, लास्ट 8 इयर्स का डेटा है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2012। लेकिन जो हमारे फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने पिछले साल 2019 में ये बात जरूर कही थी कि 750 टाइगर्स इंक्रीज हो गए हैं, मतलब जितना टाइगर्स का टोटल पॉपुलेशन है उसमें 750 टाइगर्स की बढ़ोतरी हुई है इन जस्ट 4 इयर्स। तो पहले टाइगर्स थे 2226 और वो बढ़ के 2976 हो गए इन द लास्ट 4 इयर्स, यानी कि 2016 से 2020 का डेटा माने तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज आप अगर आप पहले से देखते हैं तो टाइगर्स
काफ़ी मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हो गए, और गवर्नमेंट जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट है काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स ले रही है कि ये जानवर बिल्कुल भी एक्सटिंक्ट नहीं हो और इसको कैसे भी बचाया जा सके। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने राजकुशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए असम, बी उत्तराखंड, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटका या फिर ई राजस्थान। तो चलिए इसका आंसर इज ई राजस्थान। उससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम रिविजन कर लेंगे कि हाल ही में असम एंड अरुणाचल प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम की एक बीमारी आई थी। ये मतलब ये सिर्फ जानवरों में थी, इसमें ह्यूमन कॉन्टैक्ट मतलब ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं था, ये मेनली पिग्स की बीमारी थी और लगभग 16,000 पिग्स की जान जा चुकी है अब तक। ओके, तो चलिए अब स्कीम के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में 24 तारीख यानी कि 24 मार्च की मिडनाइट से लॉकडाउन लगा था ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक। इसके कारण कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे और अभी हाल ही में गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स में वापस भेज रही है सभी श्रमिकों को, तो कोई भी श्रमिक को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और उसका टैलेंट बेकार नहीं जाए जो बेरोजगार हो गए हैं ड्यू टू लॉकडाउन या फिर और कोई इश्यूज़ के कारण। तो उनके लिए जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत ने, उन्होंने राजकुशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एक्सचेंज, ये 2 आप कह सकते हैं स्कीम्स लॉन्च की हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, इससे जो बेरोजगार कैंडिडेट्स और वर्कर्स है वो अगर अपने आप को रजिस्टर करें एट दिस वेबसाइट rajkushal.rajasthan.gov.in, तो इससे जो रिक्वायर्ड कंपनीज है जिनको कुछ पर्टिकुलर वर्कर्स की ज़रूरत है या कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स के वर्कर्स की ज़रूरत है, तो ये डेटा गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी ताकि वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल किया जा सके, उसे ख़त्म किया जा सके। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। अलग अलग स्टेट्स अपने जो उनके खुद के स्टेट्स के मजदूर है उनको कहीं बाहर जाना नहीं पड़े या उन्हें नुकसान नहीं हो ड्यू टू दिस कोविड-19, उसके लिए उन्होंने अलग अलग जो ये एप्स है या फिर स्कीम्स निकाली है ताकि सब अपने अपने स्टेट्स में रहे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट वी विल स्टडी समथिंग अबाउट राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल सिटी इज जयपुर। राजस्थान के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है अशोक गहलोत। इसके ऊपर हमने एक स्टैटिक जीके की क्लास भी की है, तो जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, तो जाकर आप उसे चेकआउट कीजिए। हमने लगभग एवरीथिंग कवर्ड किया है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पे। विच सिटीज एयरपोर्ट हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट प्लैटिनम रिकॉग्निशन इन द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020 फॉर ग्रीन प्रैक्टिसेस? किस शहर के हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020 में हरी प्रथाओं के लिए सर्वोच्च प्लैटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए कोलकाता, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी न्यू दिल्ली या फिर ई बेंगलुरु। तो चलिए इसका आंसर इज सी हैदराबाद। चलिए जानते हैं मोर अबाउट दिस अवार्ड। जो जीएमआर जो लीड करती है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, उनको हाल ही में जो हाईएस्ट प्लैटिनम रिकॉग्निशन है बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स, उन जो 15 से 35 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर ट्रैवल करवाती है, उस कैटेगरी में हैदराबाद को ये अवार्ड मिला है। मैं आपको बताती हूँ, फॉर देयर ग्रीन एफर्ट्स, मतलब पर्यावरण में ज़्यादा नुकसान नहीं हो और कैसे हम एक बैलेंस क्रिएट कर सके कि जैसे हम अपने यूसेज को इतना सिस्टमैटिक कर ले ताकि नुकसान कम से कम हो और फायदा सबसे ज़्यादा हो, तो उस श्रेणी में हैदराबाद को ये अवार्ड मिला है।
और उनका जो मेन हैदराबाद का था वो था एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। उन्होंने जो वहाँ के वाटर, जैसे आप जानते हैं वाटर काफ़ी स्कार्स रिसोर्स होते जा रहा है, लिमिटेड रिसोर्स है, और उसको वेस्ट नहीं करते हुए तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वाटर सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिस डाला है, जिसके कारण उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें वाटर वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे रिसाइकिल किया जा सके, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जा सके, मतलब जैसे जो बारिश वगैरह का पानी गिरता है उनको कैसे स्टोर करके हम यूज़ कर सकते हैं, वाटर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, वर्क किया है, जिसके कारण ये अवार्ड उन्हें मिला है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि वाटर रिडक्शन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, बिकॉज इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और लोग जहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर है बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो उसे हमें सावधानी से यूज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कई कई घरों में, कई कई स्टेट्स में पानी बहुत कम होते जा रहा है, ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो गिरते जा रहा है, तो जिसके कारण पानी की कमी बहुत जल्दी कई स्टेट्स में आ सकती है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एसीआई के बारे में हम लोग जान सकते हैं। जो एसीआई है उनका ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन जो प्रोग्राम है उसका महत्व यही है, और वो प्रमोट करता है बेस्ट एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, जिससे जो एविएशन सेक्टर है उसका जो इम्पैक्ट हो हमारे पर्यावरण पे वो काफ़ी कम हो सके। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम इम्पैक्ट, अगर आप इसको अचीव करते तो मतलब एक सस्टेनेबल वे में आप काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। तो उनके जो आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट्स है इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, उनको सम्मानित करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो इसीलिए हैदराबाद को दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट्स इन एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, उस मिनिस्टर का नाम बताइए जिसने हाल ही में आई कमिट नाम की इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए धर्मेंद्र प्रधान, बी रविशंकर प्रसाद, सी राजकुमार सिंह, डी नरेंद्र सिंह तोमर, या फिर ई राव इंद्रजीत सिंह। तो चलिए इसका आंसर इज आर के सिंह या फिर राजकुमार सिंह। ऑल्सो मैं आपको बता दूं जो राजकुमार सिंह है वो है पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के स्टेट मिनिस्टर। ओके, उन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट वाले दिन एक आई कमिट नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके तहत हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएंगे जिसमें रॉबस्ट एंड रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम इन्वॉल्व होगी, ताकि फ्यूचर के लिए इसे डील किया जा सके। हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है समथिंग रिलेटेड टू दिस लास्ट क्वेश्चन में, और इसमें भी हम वही करें। मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें मैक्सिमम एनर्जी हम कैसी जस्ट अ मिनट, यस, जो मैक्सिमम एनर्जी है, जो हमारा एनर्जी सिस्टम है, उसको हम कैसे इन अ वे यूटिलाइज करें कि वो सस्टेनेबल यूजेस ऑफ एनर्जी हो। हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको हम कम से कम यूज करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सोलर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें। सो उसी के लिए आई कमिट नाम का कैंपेन लॉन्च या इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो चलिए जानते हैं क्या मकसद है इसका। A transformation of the entire energy value chain in the country, and have been working towards ensuring 24/7 energy access and security for all the citizens. ओके, तो उनका मेन महत्व यही है कि हम अपनी एनर्जी है, हमारी एनर्जी रिसोर्सेज को ऐसे इन अ वे यूज करें ताकि एवरी सिटीजन को एनर्जी प्रॉपर एक्सेस हो टू एनर्जी को। मतलब जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर जाते हैं और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ जगह पर पावर कट्स करती है या फिर फ्रीक्वेंटली पावर कट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। सो वैसी नौबत नहीं आई, इसीलिए आई कमिट जैसे नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ऑल्सो मैं आपको बताती हूँ जो इनिशिएटिव है वो जो भारत के बाकी सब की इनिशिएटिव्स ऐसे थे, जैसे कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020, फेम 1 एंड 2,
और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इन सबको भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इसके तहत। ओके, मैं यहाँ पे एक दो नाम लिख देती हूँ, फेम 1 और 2, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इन सबको भी बढ़ावा मिलेगा, इन सबको भी एक नया रास्ता मिलेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में अबू धाबी की मुबादला ने 9,093.6 करोड़ के लिए कितने प्रतिशत स्टेक खरीदे हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 1.85% स्टेक, बी 1.15%, सी 0.99%, डी 2.32% या फिर ई 9.99%। तो चलिए इसका आंसर इज 1.85% स्टेक खरीदा है। मैं आपको बता दूं लास्ट 2 महीने में रिलायंस ने लगभग अपने 87,655 यानी कि एग्जैक्ट फिगर कहें तो 87,655.35 करोड़ रुपए मार्केट से पिकअप कर रही हैं थ्रू सेलिंग ऑफ स्टेक्स इन वेरियस कंपनीज। तो चलिए एक बार हम जान लेंगे कौन कौन सी कंपनीज को उन्होंने अपने स्टेक बेचे हैं, कितने कितने परसेंट। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट्स गो बैक। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो उनकी डील हुई थी वो हुई थी फेसबुक के साथ। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, कितने परसेंट स्टेक है, तो चलिए जानते हैं। 43,573.62 करोड़ के लिए उन्होंने 9.99% स्टेक खरीदा था। उसके इमीडिएटली एक वीक बाद सिल्वर लेक पार्टनर्स के साथ उनकी डील हुई थी फॉर 1.15% स्टेक एट 5,655.75 करोड़। उसके बाद विस्टा इक्विटी पार्टनर्स को उन्होंने बेचा था 2.32% स्टेक। जनरल अटलांटिक को उन्होंने बेचा था 1.34% स्टेक। केकेआर को उन्होंने बेचा था 2.32% स्टेक। और अभी जो लेके आए हैं वो है मुबादला, जो कि अबू धाबी बेस्ड इन्वेस्टिंग कंपनी है, उन्हें 1.85% स्टेक उन्होंने बेचा था। ओके, तो चलिए, और सिल्वर लेक ने 2 बार खरीदा है, एक बार 1.15% स्टेक खरीदा है और एक बार 0.93% स्टेक खरीदा है। और ऑल्सो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 1.16% स्टेक खरीदा है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अबू धाबी बेस्ड सॉवरेन इन्वेस्टर मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 1.85% स्टेक खरीदा है इन द जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर 9,093.6 करोड़। और अब तक उन्होंने टोटल में 87,655.35 करोड़ खरीद लिया, मार्केट से रेज कर लिया पैसा बाय सेलिंग देयर स्टेक टू ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स लाइक फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी, जनरल अटलांटिक, केकेआर एंड मुबादला। ओके, मैं आपको बता दूं ये जो जियो प्लेटफॉर्म है ये रिलायंस का है और इसके ओनर है मुकेश अंबानी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। कितने पैसे आरबीआई ने निवेश किए हैं इन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। 100 करोड़, बी 200 करोड़, सी 250 करोड़, डी 500 करोड़ या फिर ई 750 करोड़। तो चलिए इसका आंसर इज डी 500 करोड़। तो चलिए एक बार इसके एक्सप्लेनेशंस जान लेते हैं हम लोग। आरबीआई ने 5 जून को एक अनाउंसमेंट की थी। 5 जून को कहा था कि वो एक सेटअप कर रहे हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें वो निवेश करेंगे 500 करोड़ रुपए, जिससे जो डिजिटल पेमेंट्स है नेशन वाइड उसे एक पुश मिलेगा और उसकी बढ़ोतरी होगी। आप जैसे कि जानते हैं कि सब कुछ डिजिटल होने वाला है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजिटल इंडिया, सो एवरीथिंग डिजिटल हो। और मैं आपको बताती हूँ कि 500 करोड़ रुपए वो लोग कैसे निवेश कर सकते हैं। जो 500 करोड़ उन्होंने निवेश किया है, इससे वो पॉइंट ऑफ सेल
जैसे कि डायरेक्टली आप कहीं से कुछ परचेज करते हो और डायरेक्टली अपने कार्ड के थ्रू या कोई वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर कैश आपको फिजिकल देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब वो इंस्टॉल करेंगे इन टायर 3 एंड टायर 6 स्कीम्स एंड ऑल्सो इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। यहाँ सब उनका प्लान है कि वो वहाँ पर इन सब जो स्कीम्स है या डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करेगी, और इसीलिए आरबीआई ने सेटअप किया है और उसमें 500 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। सबसे पहला जो उनका इनिशियल कंट्रीब्यूशन था वो था 250 करोड़ विच इज़ 50% ऑफ द फंड, और बाकी जो कार्ड इशूइंग बैंक्स हैं बाकी पैसे वहाँ से आएंगे। आरबीआई ने ऑलरेडी 250 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, और बाकी जैसे कार्ड इशू जो बैंक्स करते हैं लाइक HDFC, एक्सिस वगैरह, बाकी पैसे इन्वेस्टमेंट्स उनसे आएंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई सर्वे ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 21 की जीडीपी ग्रोथ को कितने प्रतिशत तक घटाकर कर दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A -3.8%, B -1.5%, C -5%, D -2.6% या फिर E -4.1%। तो चलिए इसका आंसर इज B -1.5% तक घटाकर कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत 24 मार्च से कंप्लीट लॉकडाउन पर है, कुछ भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 में आरबीआई ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, उसके हिसाब से उनका मानना है कि भारत की जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 घटकर -1.5% हो जाएगी। मैं आपको बता दूं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने भारत की जीडीपी क्या एस्टिमेट की है, बट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू दिस कि उनका मानना है कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी जब इकोनॉमी बाउंस बैक होगी आफ्टर दिस कोरोना वायरस क्राइसिस इज ओवर। और उनका मानना है कि तब भारत की इकोनॉमी बढ़कर हो जाएगी बाई 7.2%, विच इज ह्यूज, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव। ओके, तो चलिए एक बार बात करते हैं हम कुछ एजेंसीज की जिन्होंने भारत की जीडीपी प्रोजेक्ट की है। मूडीज ने किया है एट 0%, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने किया है 3.5%, इकरा ने किया है -5%, वर्ल्ड बैंक का मानना है कि 1.5 to 2.8% रहेगी भारत की जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21। एडीबी ने किया है 4%, यूनाइटेड नेशंस ने किया है 1.2%, आईएमएफ ने अंदाज लगाया है 1.9% और एसबीआई ने भारत की जीडीपी प्रोजेक्ट की है -6.8%, अब तक सबसे लोवेस्ट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। उस इंसान का नाम बताइए जिसे हाल ही में गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में अपॉइंट किया गया फॉर यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 5 ऑप्शन है हमारे पास। A अरिजीत पयासाद, B मार्कंडे कटजू, C मुकुंद सकम शर्मा, D योगेश्वर दयाल या फिर E M नेत्रा। तो चलिए इसका आंसर इज E M नेत्रा। ये एक 13 साल की लड़की है फ्रॉम मदुराई इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड द डॉटर ऑफ C मोहन, जिन्हें ये अपॉइंट किया गया है एज द गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर फॉर यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। मैं आपको बताती हूँ ये इनके योगदान के लिए एक 13 साल की बच्ची है जिसने अपने पापा को, जो एक सैलून चलाते हैं, उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए जो उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी IAS की पढ़ाई के लिए उसके फादर ने सेव किए थे वो कंट्रीब्यूट कर दे, बिकॉज कंट्री बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस से जूझ रही है और जो माइग्रेंट्स, जो हमारे श्रमिक मजदूर हैं, उनको उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस चीज़ को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में भी उनके फादर मिस्टर C मोहन का नाम लिया था। उन्होंने थैंक यू कहा था फॉर देयर सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशन और उनकी बेटी M नेत्रा को, और इसीलिए उन्हें अपॉइंट किया गया है एज द गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस। ओके, नेत्रा को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंसेस जो न्यूयॉर्क और जिनेवा में हो रहे हैं अब एड्रेसिंग द सिविल सोसाइटी फोरम्स,
वहाँ पर वो बात कर सके और अपनी राय दे सके, और आप कह सकते हैं अपनी स्पीचेस वगैरह भी दे सकें। और उन्हें, नेत्रा को यानी कि पर्टिकुलरली डिक्सन स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी प्राइस वैल्यू इज 1 लाख रुपीज। मैं आपको बताती हूँ, मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी थी। नेत्रा ने ऑलरेडी अपने फादर को अर्ज किया था कि वो 5 लाख रुपए दे दे टू फाइट फॉर दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक, और उनके फादर ने, मिस्टर सी मोहन ने, अब तक मतलब टिल डेट जब भारत लॉकडाउन में चल रहा था, उन्होंने टोटल में 8.5 लाख रुपए यानी कि 8.5 लाख रुपीज उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिए बाय फीडिंग द हंग्री। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ये जो उन्हें रिकॉग्निशन मिला है, तो ये बहुत ही वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक बेच दी टू रेज दिस मनी, बिकॉज उनका मानना है कि जब वो भूखे थे, जब वो इस सिचुएशन पे थे, जब उन्हें कुछ लोगों ने चीट कर लिया था फॉर 30 लाख रुपीज, तब वो भूखे सो रहे थे कई दिनों तक। तो उन्हें पता है कि कैसा होता है कि जब इंसान भूखे पेट सोता है। इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक बेच दी, और उनकी मतलब पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है ऑफ 8.5 लाख रुपीज, विच इज वेरी ह्यूज। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। किसे अपॉइंट किया गया है बाय इंडिया एज इट्स एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास: अजय तिर्के, ब्रजेंद्र नवनीत, सुभाष चंद्र गर्ग, अजय कुमार भल्ला, या फिर इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो चलिए इसका आंसर इज बी, ब्रजेंद्र नवनीत। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो अलग अलग देश है उनके बीच में जो ट्रेड अग्रीमेंट्स वगैरह है, आप कह सकते हैं ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है, उनको सेटल कराते हैं। यहाँ पर बैठ के आप अग्रीमेंट्स कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं कि आप कैसे आपस में ट्रेड कंटिन्यू करना चाहेंगे, या अगर कुछ इश्यूज है आपके ट्रेड को लेके तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ब्रजेंद्र नवनीत is appointed by India, has been appointed from India as the ambassador to the World Trade Organization। वो एक 99 बैच के IAS ऑफिसर है फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और उनका जो ये अपॉइंटमेंट हुआ है वो हुआ है फ्रॉम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। जिस दिन से वो चार्ज ले लेंगे उस दिन से अगले 3 साल तक he will serve as the ambassador to the World Trade Organization। तो चलिए एक बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। इसके हेडक्वार्टर्स है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप है 164 यहाँ पे, मतलब टोटल मेंबर स्टेट्स है। जो WTO के हेड है उनका नाम है पैस्कल लैमी, और इट वाज फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1995। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम बात कर लेंगे कुछ फेमस ब्रांड एम्बेसडर्स की। तो चलिए, एंटी डोपिंग ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील छेत्री, पेप्सी की जो नए ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है सलमान खान, और भारत की लक्ष्मी की ब्रांड एम्बेसडर्स है दीपिका पादुकोण एंड शटलर PV सिंधु, और मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर का नाम है MS धोनी। मैं आपको बता दूं, कल ही यानी कि लास्ट जो हमारी स्टैटिक जीके की क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बताया था कि मानुषी चिल्लर जो फॉर्मर मिस वर्ल्ड रह चुकी है, उन्होंने ज्वाइन किया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द फुटवेयर जाइंट एडिडास। ओके, ऑलरेडी उसमें रणवीर सिंह और हिमा दास है, और अब उसे ज्वाइन किया है मानुषी चिल्लर ने। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे चुना गया है फॉर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस? 5 ऑप्शन है हमारे पास: A रोहित शर्मा, B शिल्पा शेट्टी, C विराट कोहली, D सलमान खान, या फिर E अजिंक्य रहाणे। तो चलिए इसका आंसर इज रोहित शर्मा, जो भारत के ओपनर है और वाइस कैप्टन है, उन्हें चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस, विच इज फर्स्ट वन ऑफ अ काइंड, पहली बार किसी को चुना गया है ऐसे। ये जो IIFL फाइनेंस है ये एक NBFC है,
जिसके पास लगभग 36,000 से ज़्यादा के 36,000 करोड़ के असेट्स हैं अंडर देयर मैनेजमेंट। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ देयर टॉकिंग स्ट्रेट एंड बीइंग ऑनेस्ट विद इट्स कस्टमर। अपने कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा चाहते हैं बिकॉज वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी घुमा फिरा के या कुछ भी उनकी हिडन पॉलिसीज वगैरह नहीं होती है और काफ़ी ऑनेस्ट है, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने कस्टमर्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे to the 11th question, 11वां question. How many Indian institutes was in the top 100 in the Asia University ranking 2020 announced by Time Higher Education? टाइम हायर एजुकेशन द्वारा घोषित दी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीघ्र 100 में से कितनी भारतीय संस्थाएं हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 5, बी 6, सी 8, डी 9 या फिर ई 11। तो चलिए इसका आंसर इज सी 8 यूनिवर्सिटीज आती है इन अमंग 100 ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अनाउंस्ड बाय द टाइम हायर एजुकेशन। तो चलिए जानते हैं वो 8 कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। $56 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने टोटल पार्टिसिपेट किया था इन दिस टाइम्स हायर एजुकेशन जो कंडक्ट करता है द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020, और उसमें से 8 ने अपनी जगह बनाई है इन द टॉप 100 ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसमें 36वें नंबर पर एक ही यूनिवर्सिटी आती है फ्रॉम इंडिया जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विच इज़ इन बैंगलोर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बाकी जो 7 इंस्टीट्यूट्स है वो कौन कौन से रैंक पर है। IIT रोपड़ है 47th रैंक पर, IIT इंदौर है जो कि 55वें नंबर पर है, IIT खड़गपुर है जो कि 59th रैंक पर है, IIT बॉम्बे है जो कि 69th रैंक पर है, IIT रुड़की है जो कि 83 नंबर पर है, और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यानी कि ICT है 92 नंबर पर, और IIT दिल्ली है 657 पर। तो ये सब जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके रैंकिंग से टॉप 3 यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चुनी गई है वो है सिंघुआ यूनिवर्सिटी जिनका रैंक इज नंबर 1, सेकेंड बी है चाइनीज एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है पेकिंग यूनिवर्सिटी, और तीसरी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो कि सिंगापुर में है जिसका रैंक इज नंबर 3। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं करना चाहती कुछ बोल के, बट इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हम कितने पीछे हैं कितने आगे हैं। इससे एक अंदाज लगाया जा सकता है कि ऑल ओवर इंडिया के 100 इंस्टीट्यूट्स में भारत में से सिर्फ 8 यूनिवर्सिटी चुनी गई हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे 12th क्वेश्चन पर। इनमें से कौन से इंडियन सेलिब्रिटी है जिन्हें 52वां रैंक मिलना है एंड वो फीचर हुए हैं ऑन फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए अक्षय कुमार, बी रणवीर सिंह, सी सलमान खान, डी शाहरुख खान या फिर ई प्रियंका चोपड़ा। तो चलिए इसका आंसर इज ए अक्षय कुमार। मैं आपको बता दूं अक्षय कुमार बहुत ज़्यादा हाल ही में यानी कि कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं बिकॉज ऑफ द सोशल सब्जेक्ट जो वो अपनी मूवी में लेके आते हैं। उनकी कुछ फेमस मूवीज़ मैं आपको बता दूं जो बहुत ज़्यादा स्पेशल सब्जेक्ट्स यानी सोशल सब्जेक्ट्स पे डील करती है, जैसे कि एक थी उनकी मूवी टॉयलेट द प्रेम कथा, एक उनकी मूवी थी पैडमैन विच वाज ऑन मेंस्ट्रुएशन। तो ये सब उनकी कुछ फेमस मूवीज़ हैं ओके जो सोशल सब्जेक्ट्स में डील करती है। तो उनका रैंक ऑल ओवर दी वर्ल्ड 52 नंबर पे आता है एंड इज द ओनली इंडियन सेलिब्रिटी टू फीचर ऑन फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज। ओके, उनकी अर्निंग्स फोर्ब्स ने बताई है कि उनकी अर्निंग्स है 48.5 मिलियन US डॉलर्स इस साल, कंपेयर कि पिछले साल उन्होंने यानी कि 2019 में उनकी इनकम थी 65 मिलियन US डॉलर्स और इस साल घट के 48.5 मिलियन डॉलर्स हो गई है। पिछले साल उनका जो रैंक था वो 33 नंबर पर था और इस साल गिर के वो 52वें नंबर पर आ गए हैं। ऑल्सो मैं आपको बता दूं 2020 की जो लिस्ट है उसमें काइली जेनर ने उनका भी नाम आता है जिन्होंने
जो काइली कॉस्मेटिक्स की आप कह सकते हैं ओनर है या फिर फाउंडर है, उन्होंने उनकी अर्निंग्स बढ़ा के इस लिस्ट में वो आ गई हैं आफ्टर शी सोल्ड 51% स्टेक ऑफ काइली कॉस्मेटिक्स टू कोटी इन 2019, और जिससे उनकी अर्निंग हो गई थी 590 मिलियन यूएस डॉलर्स इन द लास्ट 12 मंथ्स। ऑल्सो मैं आपको बता दूं अक्षय कुमार बहुत ज़्यादा चैरिटी में भी उनका नाम आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करते हैं। हाल ही में जब ये कोरोना वायरस से जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था लॉकडाउन, तो पीएम केयर्स फंड में अक्षय कुमार वॉज द ओनली एक्टर जिन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट यानी कि 25 करोड़ रुपीस डोनेट किए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 1 जून, बी 3 जून, सी 5 जून, डी 7 जून या फिर ई 9 जून। तो चलिए इसका आंसर है 7 जून। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें से और एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2020 का वर्ल्ड सेफ्टी डे का थीम क्या है? वो है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, मतलब सबको फूड की सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, इंक्लूडिंग द वन हु इज प्रोड्यूसिंग द फूड एंड द वन हु इज कंज्यूमर। सबको उस फूड का ध्यान रखना होगा, सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सबका मतलब है कि फूड सेफ रहे फॉर कंजम्पशन। ओके, तो चलिए हर साल ये 7 जून को मनाया जाता है, इसीलिए ताकि हम जो अपनी अटेंशन है, जागरूकता फैला सके अबाउट दी कि क्या क्या सेफ्टी फूड फूड को सेफ रखने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे वो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाए, कैसे कुछ कुछ फूड्स एग्रीकल्चर बूस्ट कर सकते हैं। तो इन सब के लिए इन सब से रिलेटेड ऑल्सो क्या क्या हम काम कर सकते हैं ताकि जो फूड्स में से निकलने वाली बीमारी हो या फूड को मैनेज करने के टाइम कुछ रिस्क हो, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फूड को सिक्योरिटी यानी कि फूड को कैसे सिक्योर करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ को उससे कम नुकसान हो, कैसे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है राइट फ्रॉम द फार्मर्स टू द मैन्युफैक्चरर्स, उन सब की प्रॉस्पेरिटी को कैसे बढ़ाया जा सके। इन सब सेक्टर्स में लोगों का ध्यान लाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए और कुछ स्टेप्स ऐसे हम क्या फॉलो करें, उन सब के बारे में डिस्कस वगैरह करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार ये 2019 में मनाया गया था जब एक स्पेशल रेजोल्यूशन, जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था और इस डे को डिक्लेयर किया था। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे बाय डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट डेज इन जून। तो 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड विंड डे एंड वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, और 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे यानी कि इंटरनेशनल रेफ्यूजी डे भी आप कह सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन, यूएन रशियन लैंग्वेज हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 5 जून, बी 6 जून, सी 7 जून, डी 8 जून या फिर ई 9 जून। तो चलिए इसका आंसर इज बी 6 जून को मनाया जाता है। जो यूएन रशियन लैंग्वेज डे है ये कोइंसाइड करता है विद अ वेरी फेमस रशियन पोएट जिसे फादर ऑफ मॉडर्न रशियन लिटरेचर भी कहा जाता है, जिनका नाम इज अलेक्जेंडर पर्शकिन। इनके जन्मदिन के साथ ये रशियन लैंग्वेज डे कोइंसाइड करता है। तो चलिए जानते हैं पहले कुछ इस भाषा के बारे में। जो ये रशियन भाषा है ये एक स्लेविक लैंग्वेज है जिसके करीब करीब कुछ भाषाएं आती हैं जैसे कि यूक्रेनियन, बेलारूशियन एंड रूसियन, जो इज अ मिक्स ऑफ यूक्रेनियन एंड स्लोवेनियन। 19वीं सदी में जिसे मॉडर्न रशियन कहा जाता था, जिसे आज हम मॉडर्न रशियन कहते हैं, उसे ग्रेट रशियन कहा जाता था। बेलारूशियन जो भाषा है उसे कहा जाता था व्हाइट रशियन और यूक्रेनियन को कहा जाता था लिटिल रशियन। साइंटिफिक डेटा की माने तो अब भी आज
170 million people all over the world speak Russian. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे उस स्लाइड की तरफ जहां पर हम अलग अलग डेज बात करेंगे जो अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए मनाया जाता है। ओके, 18 दिसंबर को मनाया जाता है अरबिक लैंग्वेज डे। 23 अप्रैल को मनाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज डे। 20 अप्रैल को मनाया जाता है चाइनीज लैंग्वेज डे। 20 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंच लैंग्वेज डे और 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, और ये एक इमेज देख सकते हैं आप, इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है 21 फरवरी को। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इलियाडत हमस्कोया का हाल ही में निधन हो गया ड्यू टू कोविड-19। वो किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी चेस या फिर ई रेसलिंग। तो चलिए इसका आंसर इज बी फुटबॉल। फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड थे। हाल ही में 61 ईयर्स की एज में उनका निधन हो गया ड्यू टू कोविड-19। ये उनकी इमेज है, उनका निधन हुआ है एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल विच इज़ इन मंजेरी ऑन 6 जून। उन्हें पहले संतोष ट्रॉफी प्लेयर का भी अवार्ड मिला है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, उनका जो नेटिव या उनका जो गांव था जहाँ से वो बिलोंग करते थे उसका नाम था परप्पन अंगाड़ी, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।